हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम मैंने अभी तक रखा नहीं और मैं सोच रहा हूँ इसका नाम मैं रख भी नहीं पाऊंगा, जो मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ना ही 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ना ही आज की वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आज की जो वीडियो है वो अपने लेवल के बच्चों के लिए, यानी कि CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, जो कि इंड AS 116 लीजेस का एक टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन होता क्या है, इसको करने के पीछे का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन की। तीसरा जो हम सॉल्व करेंगे हमारे मॉड्यूल में, इसका एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 45, जो कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन के ऊपर है, उसको भी हम अपनी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन करी क्यों जाती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यार, एक बंदा है जिसका नाम है शिखर। शिखर मेरा दोस्त है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान जाओ। शिखर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। शिखर की वाइफ ने बोला कि शिखर की वाइफ का नाम है अनु। शिखर की वाइफ ने बोला, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, शिखर की वाइफ ने बोला कि यार एक धंधा चालू करते हैं। मान लो कोई एक प्लांट खोलते हैं, किसी भी चीज़ का प्लांट खोलते हैं। तो शिखर के पास ना यार अभी 10 लाख रुपये था। तो शिखर ने कहा ठीक है यार अनु, 10 लाख रुपये का कुछ एसेट खरीद के लाते हैं, फिर प्लांट चलाएंगे। तो शिखर ने क्या करा, एक एसेट परचेज कर ली 10 लाख रुपये की। अब यार हुआ क्या कि 10 लाख रुपए उसके पास था, उसने पूरी एसेट खरीद ली उससे। अब शिखर के पास कितना रुपए, 0 रुपया बचा शिखर के पास, ठीक है। शिखर के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए बेसिकली, क्योंकि उसने पूरा अमाउंट अपनी एसेट में ब्लॉक कर दिया है। अब यार शिखर ने अपना दिमाग चलाया, वैसे तो इसके पास है नहीं बट फिर भी इसने चलाया। इसने क्या करा, इस एसेट को एक बंदे को सेल करा जिसका नाम है अहमद। दोस्तों, ये भी मेरा दोस्त है। तो अहमद को उसने इस एसेट को सेल करा, 10 लाख रुपए की एसेट को, और अहमद से यही एसेट उसने लीज बैक ले ली, यानी कि लीज पे वापस ले ली, और जिसका वो अब ईयरली लीज रेंटल पे करेगा। मान लो यार 10 लाख की एसेट का लीज रेंटल कितना होगा, मान लो हार्डली एनुअली जो जा रहा है वो 50,000 रुपये लीज रेंटल जा रहा है। अब हुआ क्या यार, देखो उसके पास जब उसने सेल करी तो कैश आया, ठीक है। 10 लाख का जो एसेट सेल करा उसने, 10 लाख रुपए पूरा कैश आया। इससे क्या हुआ, उसकी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल आ गया। दूसरी चीज़, उसने वही एसेट जब लीज पे ले ली तो उसके पास एसेट भी आ गई अपने बिजनेस को, ऑपरेशंस को रन करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब दोनों चीज़ें हैं, शिखर के पास एसेट भी है, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा भी है, जो कि एसेट को सेल करके आया था, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में थोड़े फिगर्स को लेते हैं और समझते हैं। मान लो शिखर के पास जो एसेट थी उसकी वैल्यू 10 रुपये थी, 10 लाख छोड़ो 10 रुपये थी, ओके। दोस्तों, ये जो 10 रुपये वैल्यू है ये फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, यानी कि आज जब आप अपनी एसेट को सेल करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 10 रुपये है। बट जो बुक में आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट बुक में रिकॉग्नाइज है वो है 6 रुपये, यानी कि बुक वैल्यू है 6 रुपये, फेयर वैल्यू है 10 रुपये। जब आप इसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना का कमा रहे हैं, 4 रुपये का सीधा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ओके। शिखर ने क्या करा, यही एसेट को सेल करा अहमद को। याद रखिए, जब भी शिखर इस एसेट को सेल करेगा अहमद को तो कंट्रोल भी पास ऑन होना चाहिए, यानी कंट्रोल भी ट्रांसफर होना चाहिए इंड AS 115 के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं जब सेल करा तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया अहमद को, ओके। यही एसेट शिखर ने अहमद से लीज बैक ले ली, यानी कि लीज पे दोबारा ले ली सेम एसेट, और ये जब लीज बैक पे ली तो एट द टाइम ऑफ सेल ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कि भाई ये मैं एसेट तुमको सेल कर रहा हूँ, यही एसेट मैं दोबारा ले लूँगा लीज पे, ओके। अब लीज रेंटल जो जा रहे हैं वो मान लीजिए 0.8, ये 20 साल तक लीज रेंटल पे होने वाला है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। मान लीजिए शिखर का जो एनुअल रेवेन्यू हो रहा है वो हो रहा है 5 लाख रुपए। अब यार 5 लाख रुपए में से ये 80,000 तो वो आराम से पे कर सकता है, ठीक है। तो शिखर का रेवेन्यू जो हो रहा है उसमें से लीज रेंटल पे करेगा, फिर भी उसके पास अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल है, ओके। दोस्तों, जो भी हम लीज रेंटल पे कर रहे हैं 20 साल तक, उसको हम डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटिंग करके, यानी कि आज उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं आज की डेट पे जो सारे लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3 रुपये। दोस्तों, 10 की फेयर वैल्यू थी, 3 रुपये जो भी लीज रेंटल हम इन फ्यूचर पे करने वाले हैं उसका आज प्रेजेंट वैल्यू है। यार इससे एक बात समझो, जब उसने सेल करा एसेट को तो 10 रुपये उसके पास रिसीव हुआ, ठीक है। जब वो उसको लीज पे ले रहा है, सेम एसेट को ले रहा है, तो आज ही की डेट पे जो वो वैल्यू पे करने वाला है, जो प्रेजेंट वैल्यू पे करने वाला है फ्यूचर आउटफ्लोज की, वो है 3 रुपये। यानी कि यार जो नेट रुपये आ रहा है ना उसके पास, सिंपल टर्म्स वो कितना आ रहा है, 7 रुपीज़ आ रहा है। साफ सी बात है यार, 10 रुपये उसके पास आया, 3 रुपये आज ही के हिसाब से वो उसको पे करने वाला है अहमद को, तो यार नेट पे
आ कितना आ रहा है उसके पास, 7 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये 7 रुपये क्या है यार, ये 7 रुपये 70% ऑफ सेल वैल्यू है, यानी कि जो फेयर वैल्यू है आपकी 10 रुपये, उसका 70% है ये 7 रुपये। यानी कि जो भी एसेट शिखर अहमद को सेल कर रहा है वो पार्शियली सेल कर रहा है, यानी कि टोटली सेल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यार वही एसेट को वो अपने एसेट में दोबारा, अपनी बुक्स में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा है। 70% ही सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा है, अहमद को 3% यानी कि 30% हिस्सा वो अभी भी अपने पास ही रख रहा है। यानी कि जो 10 रुपये थे वो 100% थे और 7 रुपीज़ 70% हो गया उसका। इस ट्रांजेक्शन में पार्सल सेल हुई है जो कि हुई है 70% की, 30% अभी भी वो रिटेन करके रखे हुए हैं, बिकॉज वो इन फ्यूचर उसके बराबर का पैसा उसको दे देगा, वो अभी भी उसके बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। यार इसमें पीवी निकला था 3 रुपये, तो इफेक्टिव सेल हमारी कितनी निकली, वो निकली 70% ऑफ फेयर वैल्यू, यानी कि 7 रुपीज़, 10 रुपये का 70% हमारी इफेक्टिव सेल निकली, ओके। अब हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों। बुक वैल्यू में उसकी वैल्यू थी 6 रुपये एसेट की, फेयर वैल्यू थी 10 रुपये, 4 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर नॉर्मल केस होता तो 4 रुपये प्रॉफिट होता, लेकिन यार हमारा इफेक्टिव सेल है वो 70% है, 100% नहीं, हम पार्शियल सेल कर रहे हैं, 70% है। तो जब हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी हम पूरे पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम 70% प्रॉफिट ही रिकॉग्नाइज करेंगे। इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट था वो 4 रुपीज़ था, उसका 70% कितना हुआ, 2.8 रुपीज़। यानी कि जो हम रेवेन्यू के बाद जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे वो होगा 2.8 रुपीज़ ऑफ, दैट इज 70% ऑफ 4 रुपीज़, ओके। पहली बात तो हो गई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज की। दूसरी बात आती है ROU, यानी कि हम राइट ऑफ यूज़, राइट टू यूज़ एसेट जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो कितनी वैल्यू पे करेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे का एक फंडा यार याद करो। DT में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई एसेट है जिसकी वैल्यू आज 5,000 रुपये है, वही एसेट आप किसी बंदे को सेल करा, मान लो शिखर ने ही अहमद को सेल करी 8,000 रुपये की, ठीक है। अहमद ने क्या करा, 1 साल एसेट यूज़ करी और सेम एसेट अहमद ने वापस शिखर को सेल कर दी, कितने रुपए में, 9,000 रुपये में। तो भाई वो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि भाई साहब जब शिखर अपनी बुक्स में ये एसेट दोबारा रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो 9,000 रुपये नहीं करेगा, वो करेगा 4500 पे रिकॉर्ड। यानी कि जो उसने सेल करा था उस टाइम की WDV में से जितना डेप्रीशिएशन माइनस होना चाहिए था, नॉमिनल डेप्रीशिएशन, उसको माइनस करके ही शिखर अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेगा। या फिर वो रिकॉर्ड कर सकता है अगर यही एसेट जो अहमद शिखर को वापस दे रहा है वो दे रहा होता 4,000 रुपये में, यानी कि जो WDV आ रही है डेप्रीशिएशन माइनस करके, उससे अगर लेस वैल्यू होती तो उस पर रिकॉर्ड कर सकता। इसका सीधे का फंडा यार ये है कि 1 साल में आप अपने बुक्स में डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहे हो 500 रुपये, वही उसी एसेट से, सेम एसेट पे आप 2 साल बाद डेप्रीशिएशन क्या चार्ज करने लगे, मान लो 10% है तो 900 रुपये फ्री फोकट में आपने क्या फायदा कर लिया अपना 400 रुपये का। यार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि आप उसी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। दोस्तों यही सेम फंडा अपना काम करता है लीज बैक के ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है यार, देखो शिखर की बुक्स में वही एसेट 6 रुपये की थी आज की वैल्यू, उसने सेल करा, दोबारा उसी एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहा है वो एज एन ROU, ठीक है ना। तो जो वो वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा ना वो बुक वैल्यू ही होगी। हमारे केस में क्या था, 70% पार्ट था इफेक्टिव सेल का, यानी कि अभी भी 30% पार्ट क्या है वो रिटेन करके रख रहा है। तो ये जो 30% निकलेगा ना वो निकलेगा बुक वैल्यू का, यानी कि जो कैरिंग अमाउंट चलती आ रही है उसकी बुक्स में उसी का 30% ये निकलेगा। तो आइए समझते हैं। हमारा प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज हो गया था 4 रुपीज़ का 70%, ठीक है। जो ROU निकलेगा, फाइनेंस लीज है हमारी मान लीजिए, तो 100% माइनस 70%, यानी कि जो सेल था हटा दो, बचा 30%। 30% ऑफ बुक वैल्यू हम अपनी बुक्स में ROU दिखाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, ROU 1.8%, जो कि है प्रोपोर्शनेट ऑफ द बुक वैल्यू। जितना हम रिटेन करेंगे वो हमेशा बुक वैल्यू पे रिटेन करेंगे, याद रखना। तो अब इस केस में एंट्री क्या हुई यार, देखो जब उसने सेल करा तो 10 रुपये उसके पास आ रहा था कैश, ठीक है, कैश हो गया। हमारी बुक्स में रिटेन हो रहा है एज एन ROU, जो एसेट रिटेन हो रही है उसकी वैल्यू क्या निकली, 1.8 रुपीज़ निकली। एसेट जो उसकी बुक में ऑलरेडी आ रही थी, बिकॉज उसने सेल कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, तो उसको अपनी बुक से एसेट डी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। कितने की हुई, 6 रुपये की एसेट थी बुक वैल्यू, ठीक है। लीज लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज जो लीज का नॉर्मल एंट्री होती है वो होती है ROU टू लीज लाइबिलिटी, वो है यहाँ पर ROU है 1.8, लीज लाइबिलिटी कितनी निकली, 3 रुपये निकली, ठीक है। 2P&L यानी कि जो 4 रुपये आ रहा था उसका 70%, 2.8, इसका टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 11.8, ये भी आएगा 11.8। दोस्तों ये सिंपल सा फंडा है, याद रखो। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में जो दो मेन कैलकुलेशन होती हैं वो होती है, एक तो होती है प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट हमेशा जो इफेक्टिव सेल है उसका निकलता है, वो प्रोपोर्शन में निकलता है। साथ ही साथ होता है एक ROU जिसकी कैलकुलेशन में निकालनी पड़ती है, जो कि होता है प्रोपोर्शनेट ऑफ कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग वैल्यू अपनी बुक्स में चलती हुई आ रही है।
इसके साथ साथ दो चीज़ें और होती हैं यार। देखो, मान लो शिखर जब अहमद के पास गया तो उसने जो एसेट सेल करी उसकी मार्केट वैल्यू थी 10 रुपये। लेकिन यार जब अहमद को लग रहा है यार शिखर को थोड़ा ना और पैसों की ज़रूरत है, तो अहमद ने क्या करा, उसको 10 की बजाय 12 रुपये दे दिए। यानी कि जो अहमद उसको पैसे दे रहा है, कैश कंसिडरेशन जो दे रहा है, वो बेसिकली फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है यार, देखो 10 रुपये तो वो दे रहा है उस एसेट के लिए क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है, प्लस जो वो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है ना, 12 रुपये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो एज एन एडिशनल फाइनेंसिंग के तौर पे उसको दे रहा है। यानी कि वो देख रहा है यार उसके बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा लगा तो बाद में ठीक आ जाएगा। तो वो जो 2 रुपये दे रहा है वो एडिशनल फाइनेंसिंग है। उल्टा भी हो सकता है, मान लो एसेट की वैल्यू थी 10 रुपये, अहमद जो उसको 2 रुपये दे रहा है वो 8 रुपये दे रहा है, तो अहमद ने क्या बोला, मैं तुम्हें आज 8 ही रुपये दूंगा। जो ये 2 रुपये है ना, ये तुम अपनी जो फ्यूचर की लीज रेंटल जो भी आप पे कर रहे हो उसमें से डिडक्ट कर लो। यानी कि ये केस होता है प्री पेमेंट का। आई होप आपको ये इस एग्जांपल से समझ आएगा। नॉर्मल सा एग्जांपल था जिसमें यार देखो दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है प्रॉफिट को निकालना जो कि होता है इफेक्टिव पार्ट पे निकलता है, एक होता है ROU का रिकॉग्नाइज करना, वो क्या होता है इफेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है ऑफ कैरिंग वैल्यू। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है मॉड्यूल में। देखो, एन एंटिटी सेलर लेसी, यानी कि जो सेल कर रहा है वही उसको लीज बैक ले रहा है तो वही लेसी हो गया। ओके, सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी जिसका जो हो गया बायर, और वही जब लीज पे दे रहा है तो हो गया लेसर, फॉर कैश ऑफ ₹30 लाख, यानी कि 30 लाख रुपए वो कैश कंसिडरेशन दे रहा है। ओके, सेल पे। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन द बिल्डिंग इज कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 लाख, यानी कि बुक वैल्यू कितनी निकली इस केस में, 15 लाख की बुक वैल्यू निकली। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 6 रुपये की बुक वैल्यू थी। ठीक है, एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बायर, यार इसमें ये लिखा हुआ है कि बेसिकली वो एंटर हुआ उस बायर के साथ कि सेम एसेट में लीज बैक लूँगा 20 साल के लिए। ओके, विद एन एनुअल पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़, जो कि हर साल का लीज रेंटल आएगा आपका 2 लाख रुपये। ओके, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सच दैट द ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग बाय सेलर लेसी satisfy द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज satisfied इन Ind AS 115, जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। यानी कि देखो इसमें क्या होता है यार, बेसिकली आप इसको सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन सिर्फ तभी मानेंगे जब आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो ये लाइन हमको यही कह रही है कि इस केस में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई होगा, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये लीज बैक ट्रांजेक्शन है। वरना इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल सा फाइनेंशियल लीज बन जाती। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट ऑफ सेल इज 27 लाख। तो यहाँ है ट्विस्ट, 27 लाख की एसेट थी, ठीक है, फेयर वैल्यू मिल रहा है 30 लाख, यानी कि कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू से उसको कैश कंसिडरेशन ज़्यादा मिल रहा है। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो हमारा केस है एडिशनल फाइनेंसिंग का। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12% पर एनम। इंटरेस्ट रेट जो हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्काउंटिंग के लिए वो बेसिकली 12% यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया होता तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हम यूज़ करते हैं। ओके, लेसर बायर क्लासिफाइज द लीज ऑफ द बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। जो बायर है उसका वो उस लीज को एज एन ऑपरेटिंग लीज ट्रीट कर रहा है। ठीक, हाउ शुड द सेड एंट्री बी अकाउंटेड बाय द लेसर एंड लेसी। ओके, मेन पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में। कैश कंसिडरेशन हम रिसीव कर रहे हैं कितना, 30 लाख रुपए का कैश कंसिडरेशन हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, फेयर वैल्यू कितनी है, 27 लाख रुपए, यानी कि एडिशनल जो फाइनेंसिंग आई हमारे पास वो कितना है, 3 लाख रुपए का एडिशनल फाइनेंसिंग आया हमारे पास, पहली बात। ओके, बुक वैल्यू कितनी थी उस एसेट की, यार 15 लाख की बुक वैल्यू थी, यानी कि 15 लाख की वैल्यू जो 27 लाख जा सकती थी उसका आपको 30 लाख मिल गया। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 15 से 27 के बीच का ही एक्चुअल प्रॉफिट है, यानी कि 12 लाख का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अगर नॉर्मल सेल होती तो ये 12 लाख का प्रॉफिट हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते थे। ओके, लीज रेंटल कितना है, 2 लाख रुपए है, जो कि 20 साल तक हम देने वाले हैं। उसको 12% पे जब हम डिस्काउंट करेंगे तो उसका आज जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा ना वो निकलेगा 40,94,000, यानी कि 14 लाख और 90,91, यानी कि 14,94,000 रुपये उसका लीज रेंटल निकलेगा। ठीक है, अब यार देखो लीज रेंटल है 14,94,000। जब अहमद उसको 12 रुपये दे रहा था शेखर को, तो यार जब वो वापस लेगा ना तो वो सिर्फ एसेट पार्ट का नहीं लेगा, वो जो 2 रुपये दे रहा है उसको भी अपने लीज रेंटल में उसको इंक्लूड करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। जब ये 14,94,000 हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, इसमें कुछ पार्ट तो है रिलेटेड टू द एसेट, कुछ पार्ट है रिलेटेड टू एडिशनल जो भी उसने फाइनेंसिंग दिया है उसको, एडिशनल जो भी पैसा दिया है उससे रिलेटेड। तो 14,94,000 में से इस वक्त प्रेजेंट में उसको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे ना, तो उन 3 लाख को हम क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। यानी कि जो हमारा एसेट से रिलेटेड पार्ट बचेगा वो बचेगा 11,94,000 रुपये, यानी कि 11,94,000 रुपीज़ जो है वो एसेट से रिलेटेड हमारे पास बचेगा। 3 लाख रुपये एडिशनल बोरिंग का हम अलग रख देंगे, एडिशनल फाइनेंसिंग का। ठीक है, अब क्या हुआ यार, देखो
27 लाख रुपए पीवी निकल रहा है, यानी कि इन फ्यूचर जो भी आप उसको लीज रेंटल पे करने वाले हैं उस एसेट के लिए, उसका आज जो पीवी निकल रहा है वो है 11,94,000 रुपये। 27 लाख रुपए वो आज आपको दे रहा है उसी एसेट के बदले। तो यार इसमें ना नेट करते हैं, नेट हमने उसमें भी करा था, जो कि 10 रुपये उसमें सेल वैल्यू थी प्लस 3 रुपये जो पीवी आ रहा था उसका नेट करा था। सेम करेंगे हम इस केस में। यार 27 लाख रुपए हम उससे ले रहे हैं एसेट के बदले, प्लस उस ही एसेट का हम उसको आज की वैल्यू पे दे रहे हैं 11,94,000 रुपये। यार इनका जो डिफरेंस आया वो आया 15,06,000 रुपये। ये जो पार्ट है आपका, ये है एक्चुअल सेल, यानी कि जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपको पे करना है, जो नेट बचा वो है आपका सेल का पार्ट। इस केस में जो 15,06,000 रुपये है उसको हम डिवाइड करेंगे 27 लाख से, तो हमारा आ रहा है 55.77%, यानी कि जो आपका सेल की वैल्यू है वो है 55.77%। ये आपका सेल का परसेंटेज है। माइनस करेंगे इसमें से 1 माइनस 0.5577 निकला 44.23%। दोस्तों 44.23% हम अभी भी अपनी बुक्स में रिटेन करेंगे, बिकॉज हम सेम एसेट को लीज बैक कर रहे हैं, फाइनेंशियल लीज है ये। 44.23% याद रखिए। अब हमने क्या सीखा था उस क्वेश्चन में, जो हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, मेन दो ही टर्म्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट होता है, एक होता है आरओयू का वैल्यूएशन। तो जब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे वो होगा इफेक्टिव पार्ट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में 15 लाख की एसेट की फेयर वैल्यू थी 27 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए का सीधा सीधा अपना प्रॉफिट आ रहा था। बट जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये सेल एंड लीज बैक का केस है, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो 55.77% ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसका इफेक्टिव सेल 55.77%। दोस्तों ये आ रहा है 669,240, जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आएगा जब अगर आप पॉइंट्स में आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा 669,333, यानी कि 6,69,333 रुपये का आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज सेम एसेट आप रिटेन भी कर रहे हैं 44.23% से। ओके, यानी कि इफेक्टिव सेल हमारा निकला 15,06,000 रुपये, जो कि पार्ट है 55.778%। ओके, प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 669,333। हमने प्रॉफिट सीखा भी था। अब हमने आरओयू का क्या सीखा था। आरओयू रिकॉर्ड होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ऑफ द कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आपकी बुक्स में पहले से ही चलती आ रही थी उस ही का प्रोपोर्शनेट आप रिकॉर्ड करेंगे। आप बढ़ा के वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस केस में क्या था, जो उसका कैरिंग अमाउंट था वो था 15 लाख रुपए। प्रोपोर्शनेट कितना हुआ 44.223%, जो भी हुआ उसका वैल्यू आएगा 66,3333, यानी कि 6,63,333 रुपये। ये है अमाउंट आपके आरओयू का। अब देखते हैं एंट्री क्या होगी। तो दोस्तों देखो, कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 30 लाख रुपए सीधा सीधा कैश आ रहा है। आरओयू कितना रिकॉग्नाइज करोगे, प्रोपोर्शनेट ऑफ द कैरिंग अमाउंट, जो कि पहले से चलती आ रही थी 66,3333। ओके, बिल्डिंग, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू थी 15 लाख रुपए। लीज लाइबिलिटी जो पीवी निकला हमारे पास एसेट से रिलेटेड वो कितना है 11,94,000 रुपये। टू एडिशनल फाइनेंसिंग, आज ही की डेट पे वो हमको एक्स्ट्रा कितने दे रहा है 3 लाख रुपए। ठीक है, इसको हम क्यूमुलेट करके भी लिख सकते हैं, बट मैंने अलग अलग लिखा है। एडिशनल फाइनेंसिंग, ओके। टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, जो कि निकला 669,333। आई होप इसका टोटल सेम आ रहा है, मैंने मैच करा नहीं है, वैसे सेम ही आएगा। 30 लाख, 6 लाख, ओके, 36 माइनस 15 लाख माइनस 11,94 माइनस 3 लाख, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये एंट्री होगी। यार देखो, साफ साफ फंडा हमने समझा कि एक तो प्रॉफिट है इम्पॉर्टेंट, एक है आरओयू का वैल्यू इम्पॉर्टेंट, और दूसरा है एडिशनल फाइनेंसिंग से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में उसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पार्ट हम उसको हटा देंगे, जो भी हमारा पीवी आएगा उसमें से। दोस्तों ये तो केस होता है एडिशनल फाइनेंसिंग का। सेम क्वेश्चन में भी आ सकता है उसने प्री पेमेंट करा है, यानी कि मान लो, आओ इसको लेते हैं, मान लो आपका फेयर वैल्यू 27 लाख रुपए था इस क्वेश्चन में। इस बंदे ने क्या करा, आपको 2 लाख रुपए कम दिया, यानी कि आपको जो अमाउंट दिया इस बंदे ने वो आपको दिया 25 लाख रुपए। ठीक है, फेयर वैल्यू थी 27, दिया आपको 25 लाख। ओके, यानी कि 2 लाख का प्री पेमेंट है यहाँ पे, एडिशनल तो कुछ दे नहीं रहा है, 2 लाख का प्री पेमेंट हो गया। हमारे केस में जो पीवी आ रहा था वो कितना आ रहा था 40 लाख
94,000। इसमें हम क्या करेंगे, प्री पेमेंट के केस में हम उसी को पीवी में ऐड कर देंगे, यानी कि इस केस में हम उसको ऐड कर देंगे। आया हमारा 16,94,000 रुपये। दोस्तों साफ सा फंडा ये है, 27 लाख रुपए आ रहे थे, आने चाहिए थे फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग, और 16,94,000 रुपये हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे पीवी। तो एक्चुअल में हमारा सेल हुआ कितना है, सेल जो हुआ है यार वो हुआ है 10,06,000 रुपये। जो सेल वैल्यू है वो है हमारी 10,06,000 रुपये। अब हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट वो इसी प्रोपोर्शन में रिकॉर्ड करेंगे। 10,06,000 रुपये डिवाइड बाई 27 लाख, ये कितना है 37.259, यानी कि 37.259% हम सेल कर रहे हैं। रिटेन कितना कर रहे हैं, 1 - 37.259, सॉरी 1 - 0.37259 हम रिटेन करके रख रहे हैं 62,741, यानी कि 62.741 हम रिटेन करके रख रहे हैं। यार जब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, इस केस में प्रॉफिट कितना था, 27 लाख की एसेट थी, फेयर वैल्यू 12 लाख हमारा वो आया, सॉरी 15 लाख का वो था, 12 लाख का प्रॉफिट था। उसमें से जो हम सेल कराया वो है 37.259%, प्रॉफिट निकलेगा हमारा 447,108। ये है पार्ट हमारा प्रॉफिट का। आरओयू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही थी, 15 लाख आ रही थी ना, उसका अभी हम रिटेन कर रहे हैं 62.741%, जो कि निकलेगा 94,11150, ओके 1115 आएगा, ओके। तो ये निकलेगा हमारा आरओयू और ये निकलेगा हमारा प्रॉफिट। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में दोस्तों एंट्री होगी कैश, बिकॉज हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 25 लाख रुपए ही आ रहा है, ठीक है। यहीं हम लिखेंगे प्री पेमेंट, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, बेसिकली एसेट है, प्री पेमेंट 2 लाख रुपए। आरओयू कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 9,41,115 रुपये। ये तो हो गया हमारा पूरा डेबिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एक तो लीज लाइबिलिटी लिखेंगे जो कि है हमारी 16,94,000 रुपीज़, ओके। इसके बाद लिखेंगे बिल्डिंग को हमको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो हो गया हमारा 15 लाख, प्लस लिखेंगे प्रॉफिट जो कि है 447,108, और इसका टोटल करते हैं। तो 1694 प्लस 15 लाख प्लस 447,108, टोटल आ रहा है 36,41108, ये है टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 25 लाख प्लस 2 लाख प्लस 9,4,1,1,1,5। दोस्तों ये आ रहा है 36,4,115, एक और ठीक है। बेसिकली 7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो परसेंटेज की वजह से आ रहा होगा। तो ये फंडा होता है। अगर एडिशनल फाइनेंसिंग है तो पीवी से वही चीज़ हम माइनस कर देंगे, अगर एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं है, प्री पेमेंट है, तो वही चीज़ हम पीवी से प्लस कर देंगे और प्रॉफिट निकलेगा इफेक्टिव सेल पे, और आरओयू रिकॉग्नाइज होगा एज अ परसेंटेज ऑफ द इफेक्टिव कैरिंग अमाउंट। तो दोस्तों ये था सेल एंड लीज बैक का पूरा फंडा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको 2 ही चीज़ मेन निकालनी है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो है प्रॉफिट और दूसरा है आरओयू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक और बार इसको और मतलब स्मूथ वे में थोड़ा रिकॉर्ड करके बता दूंगा। एक्चुअली कल रात को मैंने ये रिकॉर्ड किया था 4 बार, 3 बार मैं अपने आईपैड की रिकॉर्डिंग को ऑन करना भूल गया, चौथी बार में यार मेरे को इतना सही नहीं लगा, बिकॉज रात के 2 या ढाई बज गया था मेरे को रिकॉर्ड करते करते। पूरे दिन मैं बिजी था तो रात को मेरे को टाइम मिला। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। मैं आज ही इसको पोस्ट करने वाला हूँ, वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आने वाले टाइम में भी सीए से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ रहेंगी कुछ पोस्ट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।